मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं नहीं तो मनोज, कल खुदेगी, मैं आपको ये बताऊं बयान क्या है? अब मैं आपको बताऊं कठिनाई क्या है कांग्रेस के अंदर, विपक्ष के अंदर। कठिनाई ये है कि उनकी मानसिकता और उनकी विचारधारा जनसेवा की नहीं है, भारत की प्रगति की नहीं है, कुर्सी की है। अच्छा, इसकी किस है, ये आधार संकट है। पर वो कुर्सी हमें प्राप्त ना हो? क्या हिम्मत किसी की वो कुर्सी हमारे ले गए? ये सत्ता की भूख की लड़ाई है। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार है, जहां एक एक योजना भारत के हर हर नागरिक के लिए और भारत देश को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए संकल्पित हैं, और क्रियान्वयन 100% सैचुरेशन। प्रधानमंत्री जी हमें कैबिनेट में कहा है, मैं अतिरिक्त स्कीम्स अनाउंस करने में मेरी रुचि नहीं है, जो स्कीम्स अनाउंस हुई हैं उसका 100% सैचुरेशन हमको सुनिश्चित करना है देश के अंदर। सिंधिया जी, राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए। अभी कांग्रेस का इतना बड़ा सम्मेलन होता है, उसमें एक कार्यकर्ता कहता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। क्या इस तरह की भाषा राजनीति में किसी के लिए भी, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए होनी चाहिए? देखिए, राजनीति के रास्ते में प्रजातंत्र का मंदिर लोकसभा, हाउस ऑफ एल्डर्स, राज्यसभा देश के लिए एक मानक है। उस हाउस को देखकर देश की जनता प्रेरणा लेती है, हर एक नागरिक प्रेरणा लेता है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण उसे मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। अगर इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे, ऐसी भावना हम लोग रखेंगे, तो देश में क्या भावना हम लोग पैदा कर रहे हैं? मेरी आजी अम्मा को 40 साल हुए जनसेवा में, मेरे पिताजी को 30 साल हुए, मुझे 25 साल होने को आ रहे हैं। आप एक उदाहरण मुझे निकाल दो जहां व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यक्तिगत आलोचना या कोई गलत शब्द का प्रयोग इन तीनों पीढ़ियों में से एक ने भी इस्तेमाल किया। एक स्तर होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए राजनीति में। मतभेद होना बहुत जरूरी है, पर गालियों का इस्तेमाल करना, इन शब्दों का इस्तेमाल करना, इसलिए तो मनोज, देश की जनता ने उनको अपना आचरण और उनकी शब्दकोश और उनके व्यवहार का उत्तर एक बार नहीं बार बार दिया है, लेकिन मानने के लिए और सुधरने के लिए तैयार नहीं है। सुधरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, जासूसी क्यों करा रहे हैं? मतलब सड़क से लेकर संसद तक आप एक इनोवेशन लेकर आए, संचार साथी के तौर पर विपक्ष कह रहा है कि सब जासूसी कराई जाएगी। देखिए, जिन लोगों के पास कोई मुद्दा ना हो, उनको हर कोने में भूत दिखता है, और जिनके पास छुपाने का बहुत हो, उनको हर भूत की चिंता होती है। अब संचार साथी जैसा ऐप, उसका नाम ही देख लो, वो साथी है आपका। उसके आधार पर देखिए, आपने ही पिछले साल मेरे इस सेशन में मुद्दा उठाया था कि इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतनी चीटिंग हो रही है, इतनी खटनाई हो रही है सभी जनता को। दूरसंचार के आधार पर और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर एक बहुत जबरदस्त टूल है विश्व को आपके हथेली में लाने का, और इस टूल को हर इंसान तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व है। लेकिन इस टूल की जितनी सकारात्मक प्रयोग हम लोग करते हैं, विश्व में ऐसे तत्व भी हैं जो हर सकारात्मक टूल का प्रयोग करके उसके आधार पर नकारात्मक कार्य भी करते हैं। ये समाज में है, देश में है, टेक्नोलॉजी में भी है। You may have 100 advantages, but there will be 3 or 4 disadvantages in terms of the people who use that technology in a wrong way. और मेरी जिम्मेदारी है दूरसंचार मंत्रालय में कि ऐसे विघटनकारी और ऐसे नकारात्मक तत्वों के विरुद्ध एक फायरवॉल खड़ा करना, हमारे आम इंसान को उन तत्वों से बचाने के लिए। और संचार साथी वही फायरवॉल है। मैं उदाहरण आपको देखूं,
हमारे अस्त्र ऐप के आधार पर जो रिकॉग्नाइज करता है जहां मल्टीपल कनेक्शंस एक ही व्यक्ति के आधार पर किया गया है, हमने करीब करीब 90 लाख कनेक्शंस हमने डिस्कनेक्ट किए। नो योर आईडी के आधार पर, नो योर नंबर के आधार पर, जहां व्यक्ति अपने आप जाकर ऐप में अपना नंबर रजिस्टर करता है और कहता है मुझे बताओ कितने कनेक्शंस मेरे नाम पे लिए गए हैं। हम जैसे लोगों को नहीं मालूम है कि कितने कनेक्शंस दूसरे लोगों ने हमारे नाम पर लिए हैं जी। उसके आधार पर करीब करीब 1 करोड़ मोबाइल डिस्कनेक्ट हुए और उसी के साथ करीब करीब 26 लाख व्हाट्सएप डिस्कनेक्शंस हमने किए हैं और 18 लाख मोबाइल फोन्स हम लोग ने लॉस्ट या स्टोलन की कैटेगरी में डालकर 7.5 लाख मोबाइल फोन रिकवर करके उपभोक्ता के हाथ में दोबारा पहुंचाया। और यह कहानी क्या है? यह दूरसंचार मंत्रालय की सफलता की कहानी नहीं है जी, यह जन भागीदारी की सफलता की कहानी है। क्योंकि जितने लोग इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे उनके आधार पे ही हम लोग मदद कर पाएंगे। और जब ये पोर्टल पर लगा था, आज तक 20 करोड़ हिट्स हुए हैं। जब हमने ऐप बनाया है, आज तक 1 करोड़ 60 लाख ऐप का डाउनलोड हुआ है। तो हमने सोचा कि हम हर एक मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करें जी। अब बवाल उठ गया किस विषय पर? आपने कैसे इंस्टॉल कर दिया, आप स्नूपिंग कर रहे हैं, आप जासूसी कर रहे हैं। अरे भैया, आपके फोन पे कितने ऐप्स आते हैं जब आप खरीदते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं। जब तक आप अपना नाम उस ऐप पे रजिस्टर नहीं करोगे तब तक वो ऐप एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर आप चाहो कि मेरा मोबाइल बड़ा क्राउडेड है, डिलीट करो, जैसे हर ऐप को आप दबा के डिलीट करते हो वैसे इसको भी डिलीट कर सकते हो। पर मैंने सदन के पटल पे कहा कि अगर लोगों को इतराज है, मेरा कोई लकीर और फकीर की आदत नहीं है, इतराज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बदलने में। मैंने ऑर्डर निकाला उसको निकालने के लिए। पर इसी बवाल के अंदर मैं आपको बता दूं जी, उस 10 दिन के अंदर हमारे करीब करीब 25 लाख और डाउनलोड हो गए ऐप के। विरोध के बाद विरोध की वजह से ही और डाउनलोड हो गए, नेगेटिव पब्लिसिटी। हाँ, तो और लोगों ने डाउनलोड कर दिया उस ऐप को। तो थोड़ा सा और कर दीजिए, और बोल दीजिए। अब हमने विड्रॉ कर दिया। तो डाउनलोड के आधार पर अब हम लोग 2 करोड़ तक पहुंच गए हैं। हिट्स के आधार पर 20 करोड़ पहुंच गए हैं। हमारे टोटल 100 करोड़ 110 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं। तो मैंने सोचा था इनऑर्गेनिकली इसको हम लोग इंक्रीज करें। अब ऑर्गेनिक पाथ पे हम लोग चल जी। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में चूंकि प्रतिस्पर्धा हो रही है, तमाम सारी टेलीकॉम कंपनियां आ रही हैं, स्टारलिंक भी आ रही है, इस दौर में क्या उपभोक्ताओं का ख्याल रखा जाएगा? उनकी जो कीमत है जो दे रहे हैं और उनके साथ जो उनकी सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल रही हैं, क्योंकि नेटवर्क की परेशानी आ रही है तमाम। तो क्या इसके लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? तो मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये बता दूं कि भारत का टेलीकॉम नेटवर्क विश्व का सर्वश्रेष्ठ टेलीकॉम नेटवर्क है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका चले जाओ, यूरोप के किसी कोने में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, भारत की नेटवर्क की क्षमता के आधार पर आज विश्व में कोई और नेटवर्क नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, भारत की नेटवर्क का दाम 2014 में एक कॉल आपका पर मिनट 50 पैसे का होता था। आज क्या है 12 साल बाद? 0.03 पैसे। मतलब 97% गिरावट हो चुका है कॉस्ट में। 0.03 तो मत मान लो कि फ्री जैसे ही है। और 1 GB डेटा का कॉस्ट 2014 में 285 रुपए पर जीबी होता था। आज क्या कॉस्ट है? 8 रुपए 50 पैसे पर जीबी। मतलब 94% गिरावट। और अगर विश्व के इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU उनके डेटा के आधार पर देखो, इंडिया इज द लोएस्ट ऑन द कॉस्ट मैट्रिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोगों का स्कोर है 1.49 कॉस्ट के आधार पर। मतलब लोअर स्कोर मतलब ज्यादा सस्ता।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 48, यूरोप के देश 23, 24, रशिया 22, चीन 14, भारत 1.89। मेरा दायित्व है दूरसंचार के मंत्री के रूप में, और अभी मैंने संसद में भी उत्तर दिया कि मैं एक संपूर्ण बुके सर्विसेज का मेरे हर एक उपभोक्ता को मैं दे पाऊं, चाहे वो वायरलाइन हो, वायरलेस हो, ब्रॉडबैंड हो, ओएफसी हो, सैटकॉम हो, और फिर मेरा उपभोक्ता चुने कि वो कौन सा सर्विस स्वयं लेना चाहता है। और उसी विचारधारा के आधार पर हम लोग ने सैटकॉम को भी इंट्रोड्यूस किया है। एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग के आधार पर स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। अभी 3 लाइसेंस दिए गए हैं, वनवेब को, रिलायंस को और स्टारलिंक को जी। तीनों को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए जो स्टेप्स उनको लेना होगा, उसके लिए इनिशियल स्पेक्ट्रम हमने उनको दे दिया है। वो कंप्लायंस होते ही वे अपने सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, जब स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग TRAI के द्वारा घोषित की जाएगी, और फिर हर सुविधा हर उपभोक्ता को दिया जाएगा। क्या 5G, 4G और 6G का इंटीग्रेशन प्लान है? इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। इंडिजनाइजेशन तो 4G का इंडिजनाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, और ये एक प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि हम लोग विश्व से सदैव टेलीकॉम इक्विपमेंट लेते हैं। हम लोग इंडिया एक सर्विसेज जायंट न बने, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बने। और उसी के तहत उन्होंने 2022 में निर्णय लिया कि 4G टेक्नोलॉजी अगर BSNL क्रियान्वयन करेगी तो हमारे 4G स्टैक के आधार पर करना होगा। और आज आपके द्वारा मुझे खुशी है सूचना हमारे उपभोक्ताओं को देते हुए कि जिस विश्व में केवल 4 देशों के पास टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की क्षमता थी, उस 4 के क्लब में भारत ने प्रवेश कर लिया है अपना 4G डोमेस्टिक स्टैक बनाकर, जिसे क्रियान्वयन BSNL ने 1 लाख टावर्स के आधार पर 23 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। और अब भारत अपना 4G स्टैक के आधार पर आगे बढ़ रहा है। 4G की टेक्नोलॉजी को संपूर्ण रूप से समूचे देश में क्रियान्वयन करने के बाद बहुत कम समय लगेगा उसको 4G से 5G में परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि कोर वही इस्तेमाल किया जाएगा। RAN जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, उसमें केवल एक और BTS लगाने की जरूरत है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। और 5G की सर्विस भी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग दे पाएंगे। डेटा की चिंता है तो क्या डेटा की चिंता? मैंने सदैव कहा है कि इंडिया वॉक्ड बिहाइंड द वर्ल्ड ऑन 4G, वॉक्ड विद द वर्ल्ड ऑन 5G, बट वी विल लीड द वर्ल्ड ऑन 6G। हमारा संकल्प है भारत 6G अलायंस के आधार पर, जिसमें 80 मेंबर्स हैं, एकेडेमिया से, IIT से, TSP से, स्टार्टअप से, एंटरप्रेन्योर से, कि वी विल कंट्रीब्यूट मिनिमम 10% ऑफ पैटेंट्स to the 6G framework, which will be established in the world by ITU and 3GPP by the end of 2027. We are working on that. Every 3 months, I personally am taking a review of Bharat 6G Alliance, which is working across 7 verticals, and India will lead the world on 6G. डेटा की चिंता है तो क्या स्टारलिंक का जो डेटा है वो भारत में रहेगा या फिर बाहर चला जाएगा? डोमेस्टिक गेटवे, कोई भी सैटकॉम कंपनी, क्यों स्टारलिंक क्यों, कोई भी सैटकॉम कंपनी, चाहे वो स्टारलिंक हो, वनवेब हो, रिलायंस हो, क्यूपर ने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, हर एक सैटकॉम कंपनी को अपना इंटरनेशनल गेटवे भारत में ही लगाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप उपहार बहुत बांट रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक युवा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको ट्रैक्टर दिया है। मैं अपने ग्वालियर चंबल में गया था जब हमारे क्षेत्र में इस वर्षा ऋतु में बहुत बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में जब गांव में एक एक जन की जिंदगी खतरे में थी, रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक इस युवा ने अपने स्वयं के ट्रैक्टर और ट्रॉली से एक एक गांव के वासी की जान बचाने का कार्य किया। और उसके दरमियान उसकी ट्रैक्टर ही पूरी तरह से फूक गई। तो जब सुबह मैं गांव में पहुंचा और ये कहानी गांव की जनता के द्वारा बताई गई, और
22 साल का लड़का था, 2 बीघा की खेती थी। मेरा दायित्व तो बनना चाहिए कि ऐसे हमारे नवरत्नों को नवाजा जाए,